chapter in which we want to discuss with the two directions. मोशन 1D और मोशन 2D में डिफरेंस क्या है, ध्यान यहां पे होगा. तो हम 1D और 2D का डिफरेंस पहले अगर हम समझ ले तो इस चैप्टर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. अगर मैं 1D की बात करूं तो देयर इज, मतलब कोई बंदा था वो एक ही डायरेक्शन में मोशन में था. जब मोशन 1D होती है ना तो एट दैट टाइम सिर्फ आपके पास दो ही डायरेक्शन होती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दो के सिवा कोई डायरेक्शन होगी नहीं. सपोज मान लो कोई बंदा यहाँ पे या तो इस डायरेक्शन में चल सकता है, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में, या तो अपवर्ड या तो डाउन. तो देयर आर ओनली टू डायरेक्शन इन्वॉल्व इन द थिंग्स. समझ में आ रहा है कुछ कुछ. अगर मैं 1D की बात करूं तो वी हैव ओनली टू डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. बट अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D में वी हैव लॉट्स ऑफ डायरेक्शन. तो किस तरीके से होती है उसको समझने के लिए हम 1D और 2D को एक बार कंपेयर करें. तो कंपेयर करने के लिए मैं यहां पे कहूं सबसे पहली क्वांटिटी दैट वी रियली वांट टू कंपेयर वो है पोजीशन. कौन है? पोजीशन. अगर आप पोजीशन को कंपेयर करो तो ध्यान से देखना, यहां पे हम पोजीशन कैसे डिनोट करते थे. एक 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, याद आ रहा है. यहाँ पे -1, -2. तो ये आपको क्या दिखा रहा है, अगर आप यहां पे खड़े हो, अगर ये आपका ओरिजिन पॉइंट है तो दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन. आई बात समझ. यहां पे कैसा था, तो यहां पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होते वो कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे थे. यहां पे था 0,0. कितना था? 0,0. अगर यहां पे भी बंदा सिर्फ, अगर मैं कहूं आफ्टर सम टाइम वो यहां पे पहुंचा, सपोज मान लो वो है 3,4. कितना है? 3,4. इसका मतलब हुआ कि वो x में स्विच होके कहां तक पहुंचा? 3. और y में स्विच होके कहां तक पहुंचा? 4. यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट, यानी उसके पोजीशन चेंज हुए. x में कितने पोजीशन चेंज हुए? 0 से 3. और y में कितने चेंज हुए? 0 से 4. नहीं समझे. यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पे सिर्फ एक ही बार आप चेंज करें. सपोज मान लो यहां पे मैं कहूं कि भाई 1 से लेके बंदा 3 तक पहुंचा, तो पहले कोऑर्डिनेट 1 थे और फिर कितने हो गए? 3. यहां पे 0 से कहां तक पहुंचे? 3. यहां पे 0 से कहां तक पहुंचे? 4. तो एक साथ अगर हमें दोनों चीज को डिस्प्ले करनी है तो हम लिखते हैं 0,0 से चल के हम कहां पे पहुंचे? 3,4. अगर यहां पे मुझे मोशन इन 3D सोचना हो तो मैं ऐसा कहता 0,0,0 से पहुंच के सपोज मान लो 3,4,5 पे पहुंचे, तो उसका मतलब आपने तीनों के डिस्प्लेसमेंट को एक साथ डिनोट करा. कहने का मतलब ऐसा है, जब तक आपको 1D और 2D के बीच में रिलेशन पता नहीं चलेगा तब तक आपके लिए 2D चैप्टर अलग है. एक बार आपको क्लिक हो गया, वो क्लिक आपको फर्स्ट टॉपिक से भी हो सकता है, थर्ड टॉपिक से भी हो सकता है, फिफ्थ टॉपिक से भी हो सकता है, लेकिन आपको कभी ना कभी मोशन 2D खत्म होने से पहले एक बार क्लिक होना चाहिए कि दिस बोथ द चैप्टर्स, मतलब दोनों जो चैप्टर है दे आर एक्चुअली सेम. उसमें कोई डिफरेंस है नहीं. डिफरेंस सिर्फ इतना है, जब तक आप मोशन 1D डिस्कस करते हो तब तो आप सिर्फ कितनी डायरेक्शन सोचते हो? एक. और यहाँ पे दोनों डायरेक्शन को एक साथ आप डील करते हो. समझ आए. तो ये थी पोजीशन. पोजीशन को हम जब यहाँ पे डिनोट करते थे, अगर ये एक्स एक्सिस होती तो मैं इसमें लिखता x1 = 1 और x2 = 3. x2 = 3. यानी अगर ये x एक्सिस, अगर ये y एक्सिस होती तो मैं लिखता y1 = 1 एंड y2 = 3. यहाँ पे हम पोजीशन को लिखते हैं नॉर्मली r1 वेक्टर से. किससे? r. तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी हमारे पास 0,0 और r2 हमारे पास थी 3,4. कितना था? 3,4. ये थी आपके पास पोजीशन. अगर आपको याद हो तो मोशन 1D जब मैंने करवाया था तब मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको पोजीशंस मिलेगी, प्लेसेस मिलेंगे, देन आफ्टर आप उसके चेंजेस को फाइंड आउट करोगे तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट. कौन सी मिलेगी? डिस्प्ले. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आप कहते थे डेल्टा एक्स. क्या कहते थे? डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स यानी फाइनल माइनस इनिशियल. तो x2 माइनस x1 कितना होगा? 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा? 2. ध्यान सबका यहाँ पे होना चाहिए. एटलीस्ट अगर मैं आपको ये सिंपल बातें पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने फाइंड करा. अगर यहाँ पे हम ऐसे फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे जो बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसको भी हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर. क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ पे मैं कहूँ कि पोजीशन वेक्टर में अगर मुझे देखना हो तो क्या होगा? यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स था, ऐसे यहाँ पे क्या कह सकते हैं? डेल्टा R. इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो बता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ पे आपको एक्चुअली ब्रैकेट टू ब्रैकेट डील करनी होती है. तो R2 कितना है आपके पास? 3,4 एंड R1 कितना है आपके पास? 0,0. तो x विथ x, y विथ y एंड z विथ z. नहीं समझे. तो यहाँ पे मैं कहूँ 3 - 0 कितना हो जाएगा? 3. 4 - 0 कितना हो जाएगा? 4. अगर ये 1,1 से चला होता तो 3 - 1 कितना होता? 2. 4 - 1 कितना होता? 3. इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हो. समझ आए.
अब अगर इससे आगे जाए तो जैसे आपके पास डेल्टा एक्स आता था, मतलब मान लो वहां से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो डेल्टा एक्स को अगर हम टाइम के साथ डिनोट करें, मतलब डेल्टा एक्स को अगर डिवाइड करें टाइम के साथ, तो हमारे पास बनती थी एवरेज वेलोसिटी। क्या बनती थी? एवरेज। तो इन द सेम वे यहां पे मैं कहूं वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, तो यहां पे कौन आएगा? डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। नहीं समझे? दोनों सेम टू सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। हालांकि आपको ये वाली टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके पास वेक्टर का नॉलेज अलग से होना चाहिए। मैं थोड़ी बहुत इसकी डिस्कशन करके आपको वेक्टर के ऊपर एक बार हम जर्नी थोड़ी बहुत ट्रैवल कर लेंगे, देखते हैं। ये थी आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते थे और हमारे पास बनता था dx बाई dt। याद है? डेल्टा टी टेंड्स टू क्या, कहां पे लेते थे हम? 0। याद आया कुछ? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करते थे तो v इक्वल्स टू dx बाई dt। तो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dr वेक्टर बाई dt। कितना हो जाएगा? dr वेक्टर बाई dt। अगर वेलोसिटी को और डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास बनता था एक्सेलरेशन। यहां पे आता था क्या? dv बाई dt। और यहां पे कितना होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? dv वेक्टर बाई dt। तो ये चीज होती है और कोई डिफरेंस होता नहीं। तो आपको लगेगा तो सर हमें अलग क्यों लगता है? अलग इसलिए लगता है कि आपको वेक्टर के साथ डील करने के लिए वेक्टर के कुछ अपने रूल्स है। मतलब जैसे आप यहाँ पे सिंपल रूल करते थे, जैसे मान लो यहाँ पे जब हमने डेल्टा एक्स लिया तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन था। सिंपल जैसे आप माइनस करते हो एक नंबर में से दूसरे नंबर, ऐसा कर सकते हो। लेकिन वेक्टर में जब आप माइनस करते हो तब आप सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं नहीं हो, तो वो सब वेक्टर है। तो अगर आपको वेक्टर एक बार थोड़ा बहुत पता है तो आपको मैं बता दूं, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव एंड मोशन 2D, इन तीनों को अगर आप एक चैप्टर मानो तो एक, और तीनों को अलग चैप्टर मानो तो अलग चैप्टर, वो सब आप आराम से कर सकते हो। किस किस की बात हो रही है अभी? वेक्टर अगर आपको आता है तो मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन, ये सब आपके लिए बहुत इजी टॉपिक है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो हम थोड़ा बहुत वेक्टर के लिए पहले समझ लेते हैं, फिर से मोशन इन 2D में आएंगे। उससे पहले मैं वेक्टर आपको थोड़ा बहुत बता दूं। वेक्टर के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी है कि नहीं करी है? कभी नहीं करी है ना? दिस इज फर्स्ट टाइम। ओके चलो, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? ओके, तो सम क्वांटिटीज आर देयर इन फिजिक्स विच, अगर आपको उसे डिस्क्राइब करना है, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट। अब सबका ध्यान यहाँ पे 100% है। अगर किसी को पूछ लिया ना, मैंने नहीं आया ना, सच में बोल रहा हूँ, इसमें थप्पड़ लगा दूंगा। हाँ, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल चैप्टर इन वोल फिजिक्स। ओके, किस तरीके से? तो मैं आपको बता दूं, अगर फिजिक्स में हम 30 चैप्टर को डील करने वाले हैं तो 25 चैप्टर्स आर देयर कि जिसके अंदर वेक्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलेट होगा। तो अगर आपको वेक्टर आपको अलग से एक ही बार सिखाया जाता है, ओके, तो बहुत अच्छे से आपको सीखना है। तो वेक्टर के बारे में अगर हम सोचे तो वेक्टर की नीड क्यों है हमें? तो वी हैव सम क्वांटिटीज, हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज है कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्ट। जैसे मान लो मैं कहूं मैं यहां से 5 मीटर चला, तो आप सब अगर मेरी न्यू पोजीशन को इमेजिन करो, आप जिसमें मैं 5 मीटर चला हूं, तो सबके पास इमेजिनेशन अलग अलग हो। किसी ने इस डायरेक्शन में 5 मीटर सोचा होगा, किसी ने इस डायरेक्शन में, किसी ने इस डायरेक्शन में, किसी ने अब सब सही है क्योंकि सबने 5 मीटर डिस्प्लेस तो करा जो मैंने बोला था। बट अगर मुझे एग्जैक्ट किसी पोजीशन को बताना है तो एट दैट टाइम आई नीड टू से 5 मीटर इन नॉर्थ, 5 मीटर इन ईस्ट, 5 मीटर इन वेस्ट। तो अब सब फाइनल पोजीशन सोचेंगे वो कैसी होगी? सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम। फटाक से आंसर आने चाहिए। एक ही बारे में सोचना है जो मैं बोल रहा हूं, उसके सिवा कुछ माइंड में चलना चाहिए नहीं। तो वी हैव सम क्वांटिटीज, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्ट। ऐसी जितनी भी क्वांटिटी उसको हमने बोल दिया वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोल दिया? वेक्टर। और जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए उसको बोला हमने स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर के बारे में तो यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, स्केलर जो क्वांटिटी उसके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो टाइम हुआ, मास हुआ, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, तो उन सबके पास एक ही चीज होती है, दैट इज मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर बनती कैसे है? कोई वेक्टर कैसे बनेगा? जिसके पास दो चीज हो, एक हो मैग्नीट्यूड। क्या हो? मैग्नीट्यूड, यानी उसकी कुछ वैल्यू हो, उसकी कुछ प्राइस हो, उसकी कुछ वैल्यू, कोई भी नंबर हो, और प्लस उसके साथ अगर मैं डायरेक्शन को अटैच कर दूं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यानी कौन बन जाएगा? वेक्टर। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इक्वल्स टू वेक्टर। कभी भी मैं अगर आपको वेक्टर ऐसा मैं बोलूं, यानी आपको दोनों चीजें वहां पे अलग अलग दिखनी चाहिए। हालांकि अभी नहीं दिखेगी, देखते हैं धीरे धीरे। मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है ए। क्या है? ए। अब ए इक्वल्स टू में एरिया या फिर कोई क्वांटिटी कह रहा नहीं हूं, कोई भी नंबर मैंने कोई भी रैंडम नेम ले लिया ए, और मेरे पास अभी वेक्टर क्वांटिटी ए। तो मैं उसको डिनोट कैसे करूंगा? मुझे पता कैसे चलेगा? कहीं पे लिखा होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो टू डिनोट द वेक्टर क्वांटिटी वी हैव टू थिंग्स, दो रूल है हमारे पास। आइदर हम जो हमारी ए क्वांटिटी है, सपोज मान लो ए क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो उसके ऊपर हम एरो कह सकते हैं। तो इसको मैं पढ़ सकता हूं ए वेक्टर या तो वेक्टर ए। इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए या तो ए वेक्टर। इज दैट क्लियर?
यानी अभी ये क्या हमें दिखा रही है कि ए इज द वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नहीं समझे? अब मुझे फटाफट आंसर्स मिलने चाहिए सबके। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कोई भी जो भी, मतलब सपोज मान लो 5 10 नंबर्स कोई भी, ओके। मैग्नीट्यूड प्लस क्या आएगा? डायरेक्शन, यानी दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो ए वेक्टर अभी अगर मुझे ऐसे नहीं डिनोट करना है तो मेरे पास और एक ऑप्शन है डिनोट करने के लिए, मैं उसको बोल्ड कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? बोल्ड। अगर किसी लेटर को आप बोल्ड करते हो तो यानी उसका मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसको भी मैं ऐसे ही सेम पढ़ सकता हूं, इन दोनों का मीनिंग सेम है, हालांकि हम इसे बहुत कम यूज कर सकते हैं क्योंकि बोल्ड करने में हमें टाइम ज्यादा लगेगा, ओके। उससे अच्छा हम ए के ऊपर एरो पुट कर दे। अरे हाँ है ना? यहां पे कुछ स्टूडेंट ऐसा मीनिंग माइंड में ले लेते हैं जो हालांकि बिल्कुल गलत है कि ए वेक्टर के ऊपर मैंने एरो ऐसे दिया है, यानी ए कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, स्केलर है? फटाफट आंसर है, वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर। यानी उसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। अरे हाँ है ना? तो क्या इसका एरो का मतलब ऐसा है कि उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है? नहीं, उसकी डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं। हालांकि ये भी हो सकती है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी आपके माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एरो इस डायरेक्शन में यानी डायरेक्शन ये है। अरे हाँ है ना? अभी मैंने जो सिखाया ना आपको, उसको कहते हैं वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। वेक्टर को डिनोट। अब वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं? मुझे अगर मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं प्रेजेंट कैसे करूंगा? तो मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं आपको खुल के बोल दूं कि मेरे पास जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो नॉर्थ में है, तो मैंने दोनों चीज आपको बता दी। मुझे वेक्टर प्रेजेंट करना यानी कितनी चीजें आपको प्रेजेंट करनी है? दो। मैं एक चीज क्या बोलूंगा? मैग्नीट्यूड इतना है। दूसरी चीज क्या बोलूंगा? डायरेक्शन। तो मैं खुल के लिख के दे सकता हूं, लेकिन लिख के देना इट इज नॉट द हैबिट ऑफ फिजिक्स। तो हमने क्या करा? उसके लिए भी हमने कुछ रूल्स बनाए। तो हम दो चीजों से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट करते, एक इक्वेशन से और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ड्रॉ करके। कैसे है? ड्रॉ। सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो हम अभी उसे ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो ड्रॉ करके कैसे दिखाएं? सपोज मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ करा, तो ये है। तो अभी मैंने ये जो ड्रॉ करा है, सपोज मान लो ये ए वेक्टर है। कौन है? ए वेक्टर। तो हमें अभी जो हम फिगर में देख पा रहे हैं उससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि सर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है विच नेम इज ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन कहां पे है? ऐसे। अब वर्ल्ड का कोई भी इंसान अगर इसे देखे तो उसको डायरेक्शन यही समझ में आएगी और कुछ दूसरी समझ में आएगी, यही आए। अब प्रॉब्लम क्या है? हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए कितनी चीजें शो करनी होती है? दो। एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का तो हमने लिपटा दिया, अब दूसरा क्या सोचना हमें? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इस केस में हम कैसे दिखाएंगे? तो इस केस में हमने डिसाइड करा है कि भाई साहब यहाँ पे जो दो एंड है वेक्टर के, यानी जहां पे एरो बन रहा है उसको हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। और जो ये है उसको हम कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। द लेंथ फ्रॉम टेल टू हेड, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर मैं दो वेक्टर आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर दिया और दूसरा वेक्टर दिया, मानो कि ये ए है और ये बी है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं दोनों की डायरेक्शन अभी सेम है। कैसी है? लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम। किससे मुझे पता चला मैग्नीट्यूड सेम नहीं है? लेंथ से, क्योंकि इसकी लेंथ कैसी है? ज्यादा, इसकी लेंथ कैसी है? कम। दूसरा कुछ माइंड में नहीं चलना चाहिए, 100% ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कभी भी टॉपिक आपका हार्ड हो जाएगा आपको पता भी नहीं चले। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कैसी है? कम है, और बी की वैल्यू कैसी है? ज्यादा। तो ये चीज हमने यहाँ पे दिखा दी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये तो मैंने बता दिया, चल डायरेक्शन ये है, लेंथ जो है वो क्या आपको देगा? मैग्नीट्यूड। अब मान लो कि अगर मैं कहूं यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट। क्या लिखा है मैंने? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट। यानी कि अगर तूने इसको मेजर करा, इस लेंथ को, सपोज मान लो 7 सेंटीमीटर हुई। कितनी हुई? 7। फॉर एन एग्जाम्पल इट इज 7 सेंटीमीटर। तो हर एक सेंटीमीटर आपको क्या देता है? 5 यूनिट। अब यूनिट क्यों लिखा? बिकॉज ए मैंने कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी माना नहीं। हालांकि यहाँ पे ए की जगह पे अगर मैंने ऐसा ले लिया होता, ये फोर्स वेक्टर है। कौन है? फोर्स। तो मैं यहाँ पे यूनिट की जगह पे क्या लिखा होता मैंने? न्यूटन। और अब मैं कहता अगर इसकी लेंथ मैंने मेजर करा तो इसकी लेंथ आई 7 सेंटीमीटर। कितनी आई? 7। हर एक सेंटीमीटर किसके इक्वल हो रहा है? 5 न्यूटन। यानी कि ये जो क्वांटिटी है फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है? 7 × 5 दैट इज 35, यानी ये 35 न्यूटन का है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या कहा, किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को जब आपको बताना है तो वहां से आपको दो चीजें क्लियर दिखनी चाहिए। कौन कौन सी? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मुझे डायरेक्शन क्लियर दिख रही है। मैग्नीट्यूड के लिए इसको बोलते हैं स्केल मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? स्केल में। तो स्केल से आप इसे मेजर करके हर एक सेंटीमीटर पे इक्वल कितना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। और हाँ या ना?
तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो हमने पहले से बोला था उस तरीके से अगर मैं बोल दूं तो ये कौन सी क्वांटिटी थी, ए वेक्टर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मान लो अगर मैंने 5 यूनिट दिए होते तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होता मेरे पास 35 यूनिट। उसका जो यूनिट होगा वो यूनिट हम लगा देंगे। हाँ या ना। अब देखिए यहां से मुझे याद आया, मैंने आपको सिखाया कि ये मैंने जो लिखा है जब भी ये आपको दिखे ऐसे ऐसे लिखा हो तो आपको इसमें कितनी चीजें दिखनी चाहिए, क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब हमें जैसे जब जरूरत होगी तब हमें उन दोनों को अलग करना होगा। कौन दोनों को अलग करना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अभी मैंने इसमें दोनों को मिक्स करा है, अलग करा है, मिक्स। अब मुझे ऐसा कुछ सीखना है कि जब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो तो मैं मैग्नीट्यूड लिखूं और जब मुझे डायरेक्शन की जरूरत हो तो डायरेक्शन। तो इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या होता है, तो ओनली मैग्नीट्यूड अगर है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन मोड आप वेक्टर को पुट कर दो तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज इट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो जस्ट सिंपल आप एरो रिमूव कर दो और इसको भी हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और यहां पे है अपने वेक्टर को डिनोट करा। वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, तो ये वेक्टर डिनोशन। ओके, ये वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं वो सीखा और अभी हमने क्या सीखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अभी क्या सीखना बाकी है मेरे हिसाब से, सिर्फ डायरेक्शन शो करनी हुई तो हम क्या करेंगे, समझ में आएगी नहीं। ओके, सिर्फ हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखनी चाहिए। अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया, बोला आया ना। उसके बाद हमने अभी यहां पे सीखा, इसके बाद ये वाला टॉपिक आना चाहिए, इट्स कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंट यानी ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट करना है, हमें सिर्फ दिखाना है कि भाई इस तरीके से होगा। तो किस हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखी, इसमें 3 चीजें सीखी, एक हेड और टेल। तो टेल टू हेड जो होता है इसको बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। फिर उसकी जो लेंथ होती है वो आपको देता है मैग्नीट्यूड। क्या देता है, मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए कैसे, तो नीचे आपको एक स्केल मेजरमेंट दिया होगा भाई 1 सेंटीमीटर का मतलब आपको क्या निकालना है। इतना हो गया सबके पास। ओके, अब आगे बढ़ते मुझे सिर्फ इसकी डायरेक्शन दिखानी है। क्या दिखानी है, डायरेक्शन। अगर मैं आपको कहूं कि सपोज मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर यानी इसके पास कितनी चीजें होगी, 2, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। मान लो मैं कहूं इसका मैग्नीट्यूड 5 है, क्या है, 5, और मैं यहां पे क्या लिखा होगा 5 एंड उसकी क्या लिखी होगी मैंने, डायरेक्शन। अरे हाँ है ना, ऐसे मैंने दोनों लिखा होगा। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से क्या कर दूं, डिवाइड, तो 5 एंड 5 क्या हो जाएंगे, कैंसल। यानी अब क्या बचेगा यहाँ पे, 1 एंड डायरेक्शन। क्या बचेगा, 1 एंड डायरेक्शन। तो इसको हम कहते हैं सिर्फ डायरेक्शन बची। क्या बची, डायरेक्शन। इस चीज को अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो मैंने क्या करा, मैंने आपको ऐसा कहा कि ए वेक्टर जो था उसका कुछ मैग्नीट्यूड था। कितना मैग्नीट्यूड है इस केस में, 5। तो मैंने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड करा, मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको कह रहा हूं, मेरे पास था पूरा वेक्टर, अरे हाँ या ना, उसको मैंने डिवाइड करा उसके मैग्नीट्यूड से। किससे डिवाइड करा, मैग्नीट्यूड। अगर मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, ऊपर आपको कितनी चीजें यहां पे दिखनी चाहिए, 2। क्या क्या होगा उसके पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड डिवाइड हो गया तो कितना बचा, 1। तो अब जो मेरे पास बचा है इसके इक्वल जो होगा उसमें आप क्या देखना चाहोगे, यहां पे क्या दिखेगा, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, 1, और उसके बाद सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और उसके पास सिर्फ क्या होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी होगी, वो जिसका यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन उसके पास होगी। ये किसका यूनिट वेक्टर बनेगा, अभी ए, तो उसके पास डायरेक्शन किसकी होगी, ए की। नहीं समझे, कब बनता है यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर का मतलब एक्चुअली माइंड में क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और उसके पास डायरेक्शन किसकी होगी, जिसका वो क्या है, यूनिट वेक्टर। नहीं समझे। अगर मैं अब इतना ज्यादा तो नहीं लिख सकते तो मैंने यूनिट वेक्टर के लिए भी एक सिंबल बनाया है, ए, और उसके ऊपर लगा देते हैं कैप। क्या लगा देते हैं, कैप। इसको 2 वर्ड से हम प्रोनाउंस करते हैं, या तो कैप या तो कैरेट। क्या कहते हैं, कैप और कैरेट। नॉर्मली हम कैप यूज करते हैं, लेकिन अगर कभी किसी बुक में कैरेट आपको लिखा हुआ मिले तो आपको पता होना चाहिए। तो ए कैप और ए कैरेट इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नहीं समझे। अब ये भाई साहब का काम क्या है, तो ये भाई साहब बहुत जादू वाली चीज है। कैसे, मान लो अगर मैं कहूं ये अभी इसके पास है क्या, अभी मुझे इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसके बाद एक्चुअली तो डायरेक्शन ही है, क्योंकि इस चीज को मैं ऑलवेज किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लीकेशन में होता ऐसा है कि अगर आप इसको किसी ना किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है,
तो 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू चेंज होगी, हालांकि अगर इसे ऐड करो माइनस करो तो चेंज होगी, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो होगी नहीं। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि यूनिट वेक्टर को अगर मैं किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं होगा। किसी भी वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं होगा, लेकिन उसको मिलेगी डायरेक्शन। क्या मिलेगी? मैं अगर कहूं आपके पास एक अलग वेक्टर है बी वेक्टर, कौन है? बी, विच इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ ए, जो कि कौन से डायरेक्शन में है? ए। उसका मैग्नीट्यूड है 10। कितना है? 10। तो मैं क्या ऐसा बी वेक्टर इक्वल्स टू 10 ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो। नहीं। क्यों नहीं लिख सकता? देखो, आपको आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि सर इस साइड जो है वो बी वेक्टर है, यानी उसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और इस साइड आपने सिर्फ क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। यानी अगर मैं यहां पे डायरेक्शन नहीं लिखता तो मैं दोनों के बीच में इक्वल पुट कर सकता नहीं। नहीं समझे? अब मुझे पता है बी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। तो मेरे पास ए की डायरेक्शन अलग से लिखी हुई है, अरे हाँ या ना? तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ए की डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अरे हाँ या ना? नहीं समझे? तो मैंने अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1। तो 1 अगर 10 से मल्टीप्लाई भी हो जाए तो 10 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मैंने ये भाई साहब को क्या दे दिया? क्या दे दिया? डायरेक्शन। तो जब भी मुझे किसी को किसी की डायरेक्शन देनी होती है तब मैं किसको उठाऊंगा? यूनिट वेक्टर को। किसको उठाऊंगा? यूनिट वेक्टर। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बस एक ही काम है, टू गिव द डायरेक्शन, टू गिव द डायरेक्शन। जब भी आपके पास कोई भी मैग्नीट्यूड होगा और अगर आपको नहीं पता है उसकी डायरेक्शन तो उस डायरेक्शन का आपको क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट वेक्टर। हमने क्या करा पता है? हमारे पास 3 मेन डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस, और दूसरी कौन है? वाई, और तीसरी कौन है? जेड। नहीं समझे? 3 हमारे पास मेन डायरेक्शन, इसमें हम सब कुछ बनाएंगे। तो हमने क्या करा? तीनों के यूनिट वेक्टर डिसाइड कर दिया, क्योंकि हर बार हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत पड़े नहीं। मैंने मान लो एक्स का यूनिट वेक्टर डिसाइड करा है आई कैप। क्या डिसाइड करा है? आई। अब मैंने आपको कहा यहां पे एक वेक्टर है भाई साहब, नाम है ए वेक्टर। क्या है? ए, और उसका मैग्नीट्यूड है 10। कितना है? 10। अब मुझे लिखना है ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा? 10। क्या लिखना सही है? क्या नहीं लिखा मैंने अभी? डायरेक्शन लाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देना मतलब किसको बुलाना? यूनिट वेक्टर। तो मैंने देखा ये भाई साहब कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं? एक्स। एक्स का यूनिट वेक्टर कौन है? आई। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? आई कैप। अब ये हो गया वेक्टर। क्या हो गया? वेक्टर। यानी मैं इससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूं? मतलब मुझे क्या पता चलेगा इससे? वी हैव अ क्वांटिटी नेम ए विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच इज वेक्टर क्वांटिटी। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10, और उसके साथ डायरेक्शन में कौन है? आई कैप। यानी भाई साहब वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगे? एक्स एक्सिस में। नहीं समझे? अगर मान लो थोड़ी देर बाद वो वाई डायरेक्शन में, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? जे। यूनिट वेक्टर का एक ही सॉल्वली हमने जब उसे डिफाइन करा तब हमारे पास एक ही उसका काम था, और वो था हमारे पास जब भी मैग्नीट्यूड होगा और मुझे पता चलेगा भाई साहब ये डायरेक्शन में, तो हमें सिर्फ उसका क्या लेना है? यूनिट वेक्टर। हमें 3 मेन डायरेक्शन यूज करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, और उसके यूनिट वेक्टर से हमारे पास आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बोल दो कौन कौन है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बट जरूरी नहीं है हम कभी ऐसा कहे कि भाई साहब मेरे पास कोई एक वेक्टर था जिसका नाम था पी। कौन सा था? पी। और मेरे पास ये जो ए वेक्टर है ना, अभी मतलब ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है पी वेक्टर की डायरेक्शन में। आप नहीं समझ रहे हो? मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, मेरे पास एक है सपोज मान ले जी वेक्टर। कौन है? जी। और भाई साहब उसकी डायरेक्शन है ना, सपोज मान लो है एन वेक्टर में। कहां पे है? एन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे उसकी डायरेक्शन पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अभी कौन से डायरेक्शन में? एन में। और मुझे पता है उसका मैग्नीट्यूड 5 है। कितना है? 5। तो मुझे लिखना क्या है? जी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना है? 5। लेकिन इतना तो चलेगा नहीं, क्या लिखना बाकी है? डायरेक्शन। मुझे पता है जी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में? अभी एन वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मुझे उसके पास से क्या लेनी पड़ेगी? उधार डायरेक्शन। किसके पास से लेनी पड़ेगी? एन वेक्टर के। एन वेक्टर डायरेक्शन के फॉर्म में मुझे क्या देगा? एन कैप। तो ये चीज मुझे क्या दिखाती है? मुझे दिखाती है वी हैव अ क्वांटिटी विच नेम इज जी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, और जो अभी कौन से डायरेक्शन में है? एन वेक्टर की डायरेक्शन में। नहीं समझे? अगर मैंने इसकी जगह पे आई कैप लिखा होता तो मुझे क्या कहता? जी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड 5 विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप होता तो वाई एक्सिस, और के कैप होता तो जेड एक्सिस। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, हाउ टू यूज द
यूनिट वेक्टर। चलो आ जाते हैं फिर से टॉपिक के अंदर। तो यहां तक हमने इतना सीखा, ये होता है यूनिट वेक्टर। यहां पे अगर आप चाहो तो इतना लिख सकते हो कि बाय यूनिट वेक्टर वी कैन एक्सचेंज द डायरेक्शन, वी कैन गिव द डायरेक्शन। मतलब हमें डायरेक्शन का कभी भी एक्सचेंज यानी लेन देन करना हो तो हमें कौन हेल्प करेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम मैग्नीट्यूड चेंज करना कभी नहीं है, उसका काम है डायरेक्शन को चेंज करना, डायरेक्शन को दिखाना। समझ में आया कि नहीं? ओके। अगर मैं आपको कहूं ये भाई साहब मुझे क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। जब मैंने यहां पे कहा था आपको पता है ये मैंने क्या लिखा है? अभी यहां पे क्या है? डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दोनों। अगर मुझे इसको अलग करना हो तो क्या अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये भाई साहब क्या बन गए? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और जो एक है आपके पास, जो यहां पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, ये भाई साहब सिर्फ क्या शो कर रहा है? डायरेक्ट। तो जब भी आप चाहो तब किसी भी वेक्टर की दोनों प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हो? सेपरेट। और उसको जैसे आपको यूज करना जरूरत पड़े ऐसे आप यूज कर सकते हो। नहीं समझे? तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कि हमें कितनी कितनी चीजें वेक्टर से चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो है चीज के सपोज मान लो आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी आई तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? कभी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस के लिए हमारे पास दो मेथड है। कितनी मेथड है? दो। जैसे हमने प्रेजेंट करने के लिए दो मेथड थी ऐसे। अच्छा, प्रेजेंटेशन में भी दो मेथड थी, एक ग्राफिकल जो आपने प्रेजेंट कर दी, दूसरी मैंने कहा था इक्वेशन। कौन सी थी? इक्वेशन मैंने अभी तक आपको सिखाई नहीं है तो सिखा देते हैं। सपोज मान लो मैंने कहूं यहां पे कि सपोज मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये कौन है? वाई। और यहां पे आपका एक वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। अगर आपको मैं कहूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,4। कितने हैं? 3,4। तो ये भाई साहब जो बने हैं उसकी लेंथ जो बनी वो क्या होगी? तो आपको देखो ऑलवेज अगर आपको वेक्टर का इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है? इक्वेशन। तो इक्वेशन होता है हेड माइनस टेल। क्या होता है? हेड माइनस टेल। किसी भी वेक्टर को अगर आपको ऐसे दिखा है और अगर आपको उसका इक्वेशन बनाना है तो क्या होता है? हेड माइनस टेल। अगर ये मान लो ए वेक्टर है, कौन है? ए वेक्टर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इक्वल्स टू, हेड के कोऑर्डिनेट कितने हैं देख तो 3,4 और माइनस टेल के कितने हैं? 0,0। तो कितना आएगा यहां पे? 3,4। तो ये हो गया ए वेक्टर। आपको लगा सर ऐसे थोड़ी वेक्टर दिखाना। वेक्टर को हम दो फॉर्म में दिखाते हैं। एक तो हम दिखाते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? कोऑर्डिनेट। ये कौन सा फॉर्म है अभी? कोऑर्डिनेट। और एक हमें दिखाते हैं उसकी डायरेक्शन के फॉर्म में यानी आई कैप जे कैप के फॉर्म में। तो मैं अगर आपको कहूं ये 3 चला, 3 कहां पे चला? एक्स में, तो उसको हम कहेंगे 3, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। देख मैं अगर ऐसा कहता कि ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख दूं कि 3 + 4, तो क्या है? राइट है? नहीं। क्यों राइट नहीं है? बिकॉज इस साइड कौन है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और यहां पे क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसको मुझे डायरेक्शन देनी है तो 3 इज इन द एक्सिस, एक्स एक्सिस, यानी कौन होगा? आई कैप। यहां पे कौन होगा? तो इसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बाय इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन से आपको बताया कि ए वेक्टर है जिसका एक्स में इफेक्ट कितनी है? 3 और वाई में इफेक्ट कितनी है? 4। नहीं समझे? हालांकि ये चीज आपको और ज्यादा तब समझ में आएगी जब हम कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? कंपोनेंट। थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2। या तो हम उसको ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ड्रॉइंग में हमें क्या दिखेगा? उसकी डायरेक्शन, और उसका जो लेंथ होगी उससे हमें क्या मिलेगा? उसका मैग्नीट्यूड। मिल गया वेक्टर। वेक्टर मिलना यानी कितनी चीजें मिलना? 2। और अगर मैं इक्वेशन में कहूं तो इक्वेशन में मेरे पास ऐसे होता है। यहां पे आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर डायरेक्शन तो पता चल गई, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो मैग्नीट्यूड यहां पे होता है √3² + 4²। लेकिन वो कंपोनेंट से आपको ज्यादा समझ में आएगा तो हम कंपोनेंट में उसको फिर से डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर ले। तो अगर मेरे पास दो सपोज मान लो वेक्टर क्वांटिटी है, वन इज ए वेक्टर एंड सेकंड वन इज बी वेक्टर। मुझे इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखना है। ओके, इसको हम ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, वो हमें सीखना है। तो उसके लिए भी दो मेथड है हमारे पास। कैसे दो मेथड है? एक है वंस अगेन फिगर से हम जैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जैसे करेंगे। मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है, कौन है? ए वेक्टर। और मेरे पास सपोज मान लो यहाँ पे बी वेक्टर, कौन है? बी वेक्टर। और इन दोनों को हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो ऐड करने के लिए सिंपल मेथड ऐसी कहती है कि आपको किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। मान लो इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करा। ओके, आपको a + b चाहिए। पहला कौन लिखा है आपने? a। तो सबसे पहले आपको a वेक्टर को जैसा उसका मैग्नीट्यूड था, जैसे उसकी डायरेक्शन थी, ऐसे ड्रॉ करना है। तो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका? a वेक्टर। उसके हेड पे उसके हेड पे मुझे दूसरा वेक्टर, आपको क्या फाइंड आउट करना था? a वेक्टर + b वेक्टर। अरे हाँ या ना? तो उसके हेड पे मैं किसको डिनोट करूंगा? b वेक्टर को। तो मैंने यहां पे b वेक्टर को डिनोट कर दिया। क्लियर? अब देख खाली चीजें कितनी है? 2।
पहले का क्या बाकी है, खाली क्या है, टेल, और दूसरे का क्या खाली है, हेड। तो पहले के टेल से दूसरे के हेड के ऊपर जो वेक्टर बनेगा, ये जो वेक्टर बना उस वेक्टर को हम कहते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या कहते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नहीं समझे? आपको लगा सर ये तो ए प्लस बी हुआ, अगर ए प्लस बी प्लस सी होता तो मैं पहले किसको ड्रॉ करता, ए, उसके हेड पे सी। अब क्या कौन खाली रहता, ए का टेल और सी का हेड, उन दोनों को अटैच कर दिया। अरे हाँ है ना, अगर मेरे पास ऐसे 100 वेक्टर भी होते ऐसे लेके जहां तक जाना है वहां तक, तो भी मैं यही मेथड को फॉलो करता, चाहे मैंने सीखा कितने वेक्टर में हूं 2, लेकिन चाहे कितने भी वेक्टर हो। सपोज मान लो अगर मैं कहूं यहाँ पे आपके पास ऐसे ए वेक्टर है, सपोज मान लो ऐसे बी वेक्टर है, सपोज मान लो ऐसे सी वेक्टर है, और सपोज मान लो ऐसे डी वेक्टर है, ओके। और अगर मैंने बोला चारों को ऐड करना है तो एक पॉइंट लेंगे, पहले क्या कौन ड्रॉ करेंगे, ए, अब कौन ड्रॉ करेंगे, बी, अब कौन ड्रॉ करेंगे, सी, अब कौन ड्रॉ करेंगे, डी। तो यहां तक पहुंच गए, ये डी वेक्टर है। बोल हाँ या ना? देख खाली कितनी चीजें है, 2, पहले का कौन है, टेल, और लास्ट का कौन है, हेड। तो उन दोनों को क्या कर देंगे, अटैच। ये हो गए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नहीं समझे? यानी एडिशन के लिए जो रूल आप सीखे हो बस इतना ही है। आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं, देख आपने पहले क्या ड्रॉ करा, एक वेक्टर ड्रॉ करा, उसके हेड के ऊपर दूसरे का क्या रखा, टेल। इसको बोलते हैं हेड टू टेल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, हेड टू टेल अरेंजमेंट। अगर आप हेड टू टेल अरेंज करते जाओ तो लास्ट में क्या बचेगा, फर्स्ट का हेड बचेगा। वेरी गुड। फर्स्ट का क्या बचेगा, टेल, और लास्ट का क्या बचेगा, हेड। उन दोनों को अटैच कर दो, यू विल गेट योर रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। नॉर्मली हम प्रैक्टिस 2 ही वेक्टर में करते हैं, लेकिन मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। क्लियर? इसमें आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। अगर कभी सपोज मान लो आपके पास ऐसा है, ये ए वेक्टर, सपोज मान लो ये है बी वेक्टर, सपोज मान लो ये है सी वेक्टर, और सपोज मान लो ये है डी वेक्टर, और सबकी लेंथ सेम है, ओके। ऐसा मैंने कहा। चलो इसको अरेंज करो तो कैसे होगा, पहले ए के हेड पे बी, फिर बी के हेड पे सी, और सी के हेड पे डी। अब एक्चुअली हमें करना क्या था, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, उन दोनों को अटैच, लेकिन वो तो अटैच है, उन दोनों के बीच में कोई स्पेस है कि जिसको आप अटैच कर सको, नहीं। तो इसका मतलब उसको अटैच करने के लिए जो वेक्टर लगेगा वो है 0। कौन है, 0। यानी कि अगर मैं इन सबको अरेंज करूं, कहां गए भाई, हाँ आए। अगर मैं इन सबको अटैच करूं तो इसका एडिशन आ रहा है 0। कितना आ रहा है, 0। तो यू हैव टू रिमेंबर अ सेंटेंस, आपको याद रखना चाहिए सेंटेंस। अगर मैं हेड टू टेल अरेंज करूं, चाहे कितने भी वेक्टर हो, और अगर मुझे कोई क्लोज शेप मिले, क्या मिले, क्लोज शेप, वो स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म शेप हो सकता है, कुछ भी हो। सपोज मान लो मैंने अरेंज करा, एक ऐसे मिला, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, और फिर ऐसे था। अगर ऐसा मिला तो इस शेप का कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्लोज शेप है या नहीं है, क्लोज। यानी वो दिखाता है कि इन सबका एडिशन का आंसर है 0 वेक्टर, नॉट 0। क्या है, 0 वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? फिर से अगेन, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ, सपोज मान लो वेक्टर क्वांटिटी, इफ यू वांट टू ऐड देम, और अगर आप ग्राफिकली ऐड कर रहे हो सबको, और अगर आपको क्लोज शेप मिलता है, क्या मिलता है, क्लोज शेप, कैसे अरेंज करो तब, हेड टू टेल। अगर हेड टू टेल अरेंज करो और आपको क्या मिल रहा है, क्लोज शेप, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उन सबका समेशन क्या आ रहा है, 0। क्या आ रहा है, 0। तो एडिशन में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए कंसेप्ट सिर्फ एक ही है। अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी है, 2 है, 2 से ज्यादा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, हेड टू टेल अरेंज करना है। पहले ड्रॉ करो, फिर उसके ऊपर एक को ड्रॉ करो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान यहाँ पे अच्छे से समझना। दूसरी बात, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, तो ये तो मैंने क्या फाइंड आउट करा, ए प्लस बी। अब हम सोच रहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। तो देखो एक्चुअली है ना, मैथ्स में कोई सब्ट्रैक्शन नाम की चीज है ही नहीं। रियल में ऐसा कहे तो कोई माइनस नाम की चीज है ही नहीं। सब जगह पे सिर्फ एडिशन है। इन द सेम वे डिवीजन है ही नहीं, सब जगह पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। हमने हमारी मतलब थोड़ी बहुत हमें थोड़ा इजी लगे इसलिए हमने एक नया वर्ड लाया सब्ट्रैक्शन, बाकी सब्ट्रैक्शन है ही। आपको लगा सर ये क्या है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं है। ये एक्चुअली क्या है पता है, ये ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यानी कि जब आप ऐसा कहे तो ए में से आपको बी को माइनस करना है, बोल तो ए में से बी को माइनस कर। तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, ए में आप ऐड कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो, माइनस बी को। नहीं समझे? दिस इज कॉल्ड, जैसे आप लिखते हो, सपोज मान लो आपने लिखा 5 - 3 इक्वल्स टू क्या है, 2, जो हम पहले से बचपन से सीखते आते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये 5 प्लस -3, ये 5 एंड -3 नंबर का एडिशन। अरे हाँ है ना, जिसको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 5 - 3। समझे? तो यहां पे क्या है, एक्चुअली a प्लस माइनस बी।
अब माइनस बी आपको सीखना पड़ेगा। तो वेक्टर हमारे पास होते हैं ऑपोजिट वेक्टर। कैसे वेक्टर? ऑपोजिट। जब मैं अगर आपको कहूं ऑपोजिट वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट वेक्टर? वेक्टर सेम होगा। कैसा होगा? सेम। मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। कैसी होगी? अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं यहाँ पे ए वेक्टर है, कौन है? ए, तो बता इसका माइनस ए वेक्टर कैसा होगा? सेम उसके जितना ही, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपोजिट। अगर मैं कहूं यहाँ पे पी वेक्टर है तो इसका माइनस पी को जैसे होगा। अगर मैं कहूं यहाँ पे क्यू है तो ये कौन होगा? माइनस क्यू। नहीं समझे? अरे पता चल रहा है ना? जो जो जरूरत होगी वो सिखाता जाऊंगा। तो ए वेक्टर प्लस क्या है? माइनस बी। तो जैसे हमने एडिशन तो आपको आता ही, ये एडिशन है सब्ट्रैक्शन है? एडिशन। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे था, ये क्या हो गया? एडिशन। एडिशन तो मैंने आपको सिखा दिया। क्या सीखे हम? पहले क्या करना है? पहले वेक्टर को ड्रॉ करो। चलो तो पहले वेक्टर को ड्रॉ करो। पहला कौन है? ए। ए को ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? ये हमारा ए वेक्टर है। इसमें हमें ऐड क्या करना है? माइनस। अगर बी ऐड करना होता तो मैं जैसा बी वेक्टर है ऐसे ड्रॉ करता। अरे हाँ या ना? अगर ये बी वेक्टर है तो इसके जैसा ही यहां पे ऐसे होगा। ये कौन होगा? माइनस बी वेक्टर। तो मुझे इसके हेड पे बी वेक्टर को लिखना है, माइनस बी को लिखना है। किसको लिखना है? माइनस। तो मैंने यहां पे लिख दिया। ये क्या बन गए भाई साहब? माइनस बी वेक्टर। अब अगर मैं कहूं पहले का टेल और दूसरे का हेड, अगर इन दोनों को मैं अटैच कर दूं तो ये क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। लेकिन ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नहीं समझे? यानी कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन दे रहा है, हालांकि वो सब्ट्रैक्शन है नहीं। अगर सपोज मान लो इस वाले एग्जांपल में यहां पे मैं अगर आपको कहूं कि भाई ए बी सी डी जो चार थे उसमें अगर मुझे ऐसा कहा होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ऐसा फाइंड करो। मतलब सपोज मान लो यहाँ पे आपको दे दिया एक कोई प्लस है कोई माइनस है, कोई फर्क पड़ता है कि अलग से एडिशन आनी चाहिए अलग से सब्ट्रैक्शन? ऐसा नहीं है। चल तो इसको देख, तो पहले क्या ड्रॉ करना है? ए। तो देख ए कहां पे है? ऐसे। फिर उसमें बी को प्लस बी है ना, तो बी जैसा है वैसे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? प्लस बी। अब देख सी ऐसे था एक्चुअली, अरे हाँ है ना? लेकिन आपको प्लस करना बोला है माइनस। माइनस तो माइनस करना है तो क्या करेंगे? ऑपोजिट ड्रॉ करेंगे। तो हालांकि सी ड्रॉ करना होता था ऐसे होता था, अब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब देख डी कैसा था? ऐसे। अब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? नहीं समझे? मुझे सच में कभी कभी डाउट जा रहा है आप पे। अगर ये चीज में अगर आप अपना माइंड नहीं लगा पा रहे हो तो दैट इज मतलब आपका ध्यान ही नहीं है, तो फिर और कुछ नहीं। मैं आपको ऐसा कह रहा हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको एक साथ पूछे तो आपको उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब क्या है? एडिशन। जब आपको माइनस करना है यानी आपको माइनस में आपको क्या करना है? ऐड करना है। अगर आपको मैं कहूं कि ए माइनस सी लेना है यानी एक्चुअल में आपको माइनस सी नहीं करना है, प्लस करना है माइनस सी को। नहीं समझे? ओके चलो ठीक है। तो अगर समझे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहां तक अभी अभी समझे कि भाई एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ओके, इट्स कॉल्ड द ट्रायंगल मेथड। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। इससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड। कौन सी है? पैरेललोग्राम में। हालांकि ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत जगह पे काम आएगी, लेकिन पैरेललोग्राम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन, मेथड अलग होगी। ये हमारे पास ए वेक्टर, ऐसा ही हमारे पास कौन था? बी वेक्टर। अब मुझे इसे ऐड करना है लेकिन पैरेललोग्राम से। क्या? कहां से? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो पता है ना सबको? ओके चलो, तो इसमें हमें क्या करना होता है? एक ही पॉइंट में से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करना होता है। बोल तो क्या करना है? एक ही पॉइंट में से दोनों। लास्ट वाली मेथड में क्या था? एक पॉइंट में से हम पहले को ड्रॉ करते, उसके हेड पे दूसरे को। अगर प्लस करना हो तो सेम और माइनस करना हो तो अपोजिट। अरे हाँ या ना? यहां पे हम क्या करेंगे? एक ही पॉइंट में से दोनों को ड्रॉ करेंगे। चलो दोनों को ड्रॉ करते। तो यहां पे हमारे पास कौन है भाई साहब? ए वेक्टर। यहां पे भाई साहब कौन है? बी वेक्टर। आपको पता है पैरेललोग्राम में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड है। राइट नाउ वी आर हैविंग 2। तो आपको ऐसे फिगर कंप्लीट करनी है कि ये साइड है उसके पैरेलल आप इसके जैसी साइड बनाओ और ये साइड है उसके पैरेलल उसके जैसी। तो हो गई 4 साइड। अरे हाँ ना? चल बना रहे। तो इसके पैरेलल बना रहे। मैंने अभी किसी को पूछा नहीं लेकिन ध्यान तो है मेरा भाई, कुछ लोगों का ध्यान नहीं है। चलो तो इस तरीके से बनाए। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। क्या हो गया? पैरेलल। ये साइड किसके जैसी? आइडेंटिकल होगी, इसके जैसी, और ये इसके जैसी। अरे हाँ ना? आइडेंटिकल यानी सब कुछ सेम, लेंथ डायरेक्शन जो भी आपको सोचना है सब। अरे हाँ ना? हालांकि उसे मैंने वेक्टर कहा नहीं, वेक्टर तो मेरे ये दोनों ही है। क्लियर? एक बार जैसे आपके पास पैरेललोग्राम बन गया तो एक ही पैरेललोग्राम में आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। ये इसकी प्लस पॉइंट। इसका माइनस पॉइंट क्या है? इसमें एक साथ सिर्फ आप 2 वेक्टर को ही डील कर सकते हो, एक साथ बहुत सारे वेक्टर को डील कर सकते हैं नहीं। हालांकि ट्रायंगल मेथड में हम जितने चाहे उतने वेक्टर को डील कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पे सिर्फ आप कितने वेक्टर को डील कर सकते हो? 2। दोनों वेक्टर है
तो ये जो जैसे ही पैरेललोग्राम बना, आपको पता है पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं? 2। कितने डायगोनल होते हैं? 2। तो ये जो जिस पॉइंट से आपने इसे ड्रॉ करा है, वो जो आपका डायगोनल जो बना है, इसको मैं कहता हूं एडिशन। क्या कहता हूं? एडिशन। तो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे हाँ है ना, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये क्या है? ए वेक्टर प्लस बी। और दूसरा जो आपके पास ये वाला जो भाई साहब है, ये भाई साहब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अरे हाँ है ना। तो यहां पे आपके पास कितने डायगोनल है? 2। तो 1 विल गिव यू द एडिशन ऑफ देम एंड 1 विल गिव यू द सब्ट्रैक्शन ऑफ देम। नहीं समझे? तो ये होता है पैरेलल। हालांकि हमें माइनस का बहुत कम, मुझे आई डोंट थिंक सो कभी आपको यूज पड़े, लेकिन आपको एडिशन वाली चीज की बहुत सारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझना है। समझ में आ गया सबको? फिर से अगेन हम आगे बढ़ेंगे, वहीं फिगर को ड्रॉ करेंगे फिर से, लेकिन अब कुछ और सीखेंगे। ये हमारा था ए वेक्टर, ये था हमारा बी वेक्टर। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से यहाँ पे, ओके? धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपका ध्यान अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। चलो ये हो गया ए वेक्टर। तो आपको पता है ये इट्स कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं? रिजल्ट। इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे? आर। एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी। अगर इन दोनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में अगर एंगल बन रहा है थीटा, कितना बन रहा है? थीटा, तो हम आर का मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आई रियली होप सो। आर इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is an angle between a vector and b vector. Always आपको याद होना चाहिए। Okay, what is theta? Theta is an angle between a vector and b vector. तो ये हो गया आपका r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये a क्या होगा? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। b क्या होगा? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नहीं समझे? फिर थीटा इज एन एंगल बिटवीन a एंड b। अगर मैं ऐसा कहूं, देखो मैं ये कंपोनेंट में आपको फिर से सिखाऊंगा कैसे, लेकिन अभी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इस ए वेक्टर के साथ मान लो एंगल बना रहा है अल्फा, कितना बना रहा है? अल्फा। तो अल्फा का आपको ऑलवेज याद होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा बनेगा कि भाई tan अल्फा इक्वल्स टू, बोल तो क्या होगा? tan अल्फा इक्वल्स टू, कंपोनेंट्स आपको आते हैं। देखो मैं फिर से सिखाऊंगा कंपोनेंट के सेक्शन, लेकिन अभी आपको बता दूं कैसे होता है। तो यहां पे ये बी है, तो ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? ये बी। तो अगर यहां पे थीटा बन रहा है तो इसके दो कंपोनेंट पड़ेंगे। यहां पे कौन पड़ेगा? बी कॉस थीटा, और ये होगा उसका नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कौन होगा? बी साइन थीटा। तो यहां पे आपके पास पूरा एक ट्राइंगल बनेगा जो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाली साइड दिख रही है सबको? अगर नहीं दिख रही है तो अच्छे से ध्यान दो, यानी दिखेगी। ये कौन है भाई साहब? आर। अगर ये वाली साइड देखो तो ये वाली साइड में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये भाई साहब कौन है? बी साइन थीटा। इन द सेम वे आप ये वाली साइड को देखो, इतनी ये जो बन रही है, तो यहां से यहां तक कितनी है? ए, और यहां से यहां तक कितनी है? बी कॉस थीटा। यानी ये साइड है आपके पास ए प्लस बी कॉस थीटा। और ध्यान से देखो तो ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। यानी अगर मैं tan अल्फा यूज करूं तो tan अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितनी है आपके पास? बी साइन थीटा बाय एडजेसेंट कितनी है? ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर किसी को ये थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा नहीं समझ में आया, डू नॉट वरी, हम जब कंपोनेंट इसके बाद ही डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाए। मुझे अभी सिर्फ एक फॉर्मूला आपको करवाना था पैरेललोग्राम मेथड में। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? बी साइन थीटा बाय बी कॉस थीटा। द थिंग इज दैट फॉर्मूला सबको आता है लेकिन यूज करना आता नहीं। तो वो प्रॉब्लम आपके पास इसलिए आता है बिकॉज आपने फॉर्मूला को अंडरस्टैंड नहीं करा। आपको पता है आपने बी से क्यों स्टार्ट करा फॉर्मूला? बिकॉज यू आर मेकिंग एन एंगल विथ ए। इफ यू आर मेकिंग एन एंगल अल्फा, अगर आपने बनाया होता बी के साथ, किसके साथ? हालांकि अभी किसके साथ बनाया है? ए। अगर बी के साथ बनाया होता तो फॉर्मूला क्या बनता आपके पास? ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ये नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर मैं कल को ऐसा कहूं कि सपोज मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। कौन है पी वेक्टर एंड क्यू? उसका रिजल्टेंट बन रहा है एम वेक्टर। कौन बन रहा है? एम। और एम वेक्टर क्यू वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है गामा। कितना बना रहा है? गामा। और पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों के बीच में एंगल बन रहा है डेल्टा। कितना बन रहा है? डेल्टा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बता तुझे, tan किसके साथ था? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कौन है? एम। किसके साथ बना रहा है? क्यू।
कितना एंगल बना रहे गामा, तो मेरा फॉर्मूला क्या स्टार्ट होगा, tan गामा इक्वल्स टू, मुझे पता है जिसके साथ मैंने एंगल बनाया उसके साथ फॉर्मूला स्टार्ट करना नहीं, तो एंगल किसके साथ बनाया, Q, यानी मैं फॉर्मूला किसके साथ स्टार्ट करूंगा, P, तो क्या होगा यहाँ पे P साइन, अब उस दोनों के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा, तो P साइन डेल्टा बाय Q प्लस P कॉस डेल्टा। अगर इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो, यानी आपने फॉर्मूला को सच में अलग लेवल से समझ लिया है कि अब आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको हेल्प कर सकता है, समझा। अगर आपने सिर्फ रट लिया है, आपने जैसे लिखा हुआ नोट्स में लिखा होगा पैरेललोग्राम, फिगर ड्रॉ करी होगा, नीचे फॉर्मूला लेकर tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं जब तक आपको उसका b sin थीटा क्या है, a प्लस b cos थीटा क्या है, क्यों लिखा था, ये मीनिंग्स अगर आपको नहीं पता है तो वो फॉर्मूला आपको कभी हेल्प करने वाला नहीं। तो फॉर्मूला के मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब ये tan अल्फा तो बन गया, इसमें सबसे पॉपुलर एक केस होता है जो मैं हालांकि यहाँ पे साथ में करा ही देता हूं, तो आपको भी करा रहा हूं, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर आपको कभी ऐसा कहे कि दो वेक्टर आपके पास ऐसे जिसका रिजल्टेंट, जिसका किसी एक को नॉर्मल है, किसी एक को नॉर्मल, हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने डीपीपीस वगैरह सॉल्व करे होगे, पीवाईक्यूज वगैरह, तो आपको पता होगा। अभी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है, आर, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, क्या वो नॉर्मल है, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल जैसा, नॉर्मल यानी 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा नहीं बना रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा कह दे कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, कितना है, थीटा, एंड रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर के साथ, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है 90, कितना बना रहा है, 90, समझ में आया कि नहीं, ओके। तो इस केस में क्या होगा, तो आपके पास अभी अभी फॉर्मूला था, क्या था, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अब यहां पे फाइनल एंगल जो बन रहा है, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90, यानी मुझे थीटा की जगह पे कितना पुट करना चाहिए, 90, क्या, कितने लोग ऐसे हैं बोलो उसको थीटा की जगह पे 90 पुट, अरे यार बोल रहा हूं कि रिजल्टेंट के साथ कितना बन रहा है, 90, तो मुझे किसके जगह पे 90 पुट करना चाहिए, अल्फा, तो यहां पे पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे, tan 90 इक्वल्स टू, फिर से सेम अगेन वही चीज, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज tan 90 इज इनफाइनाइट, यानी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं नहीं, तो यहां पे tan 90 इक्वल्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट। मीन दोनों को अगर उल्टा दूं, मतलब इन दोनों के अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दूं, तो यहां पे बन जाएगा 1 बाय इंफिनिटी, क्या बनेगा, 1 बाय n, और 1 बाय इंफिनिटी, 1 को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करो यू विल गेट 0, क्या बनेगा, 0। तो इन दोनों को मैं चेंज कर रहा हूं, तो चेंज कर रहा हूं तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, ध्यान से देख, a प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाय b sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब b sin थीटा को यहां पे भेजू तो b sin थीटा इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, नहीं समझे, तो बचा हमारे पास क्या, a प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो अब मैं अगर कहूं प्लस है, दिस साइड माइनस है, तो क्या बचा, b cos थीटा इक्वल्स टू माइनस a, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू माइनस a बाय b। अगर हर बार ये चीज नहीं करनी है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट cos थीटा इक्वल्स टू माइनस a बाय b, बट when resultant vector is making resultant vector is normal with 90, नॉर्मल विथ a, अगर वो a के साथ नॉर्मल है तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस a। आप फिर से अगेन यहाँ पे, तो मैंने इतना बाइफरगेट करा इसलिए, वरना आप क्या करते पता है, आपको बोल दिया फैकल्टी ने कि भाई ये फॉर्मूला जरूर है, आपने रट लिया, अगर नॉर्मल है तो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस a, लेकिन ये नहीं सोचा कब a बाय b लेना है, कब b बाय a लेना है। क्यों a बाय b लिया, बिकॉज इट इज नॉर्मल विथ a। इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल विथ b, देन फॉर्मूला इज गोइंग टू बी cos थीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a, नहीं समझे। तो ये फॉर्मूला जो आप जब सीख रहे हो ना, तब आपको उसकी नस नस पता होनी चाहिए, रग रग पता होनी चाहिए, आप उसको कैसे यूज करोगे, सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ होगा नहीं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर हैविंग राइट नाउ, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a। इट इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला, लेकिन जब भी आपको ऐसा कहे कि रिजल्टेंट कितने पे है, नॉर्मल है, तब आपको ये काम आएगा, उससे पहले काम आएगा नहीं, नहीं समझे। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, अब बनाते हैं कंपोनेंट्स। क्या बनाते हैं, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाना यानी इस
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इस चैप्टर का सबसे। क्यों? बिकॉज हर बार हमारे पास जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, देख अगर मैं कहूं कोई बंदा यहां पे सपोज मान लो कि इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मान लो कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है 5, तो उसकी इफेक्ट 5 न्यूटन की इसी डायरेक्शन में और कोई डायरेक्शन में है नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि मैं इस बंदे को बोलूं कि भाई इस डायरेक्शन में नहीं लगाना, वो उस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो आपको पता है कि इसी डायरेक्शन में। प्रॉब्लम कब होता है? जब वो बंदा सपोज मान लो यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू करे, तो एट दैट टाइम वी शुड हैव क्वेश्चन यहां पे कितनी इफेक्ट होगी और यहां पे कितनी होगी। ये जो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की किसी भी डायरेक्शन में, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, किसी भी डायरेक्शन में जो उसकी इफेक्ट है, उस इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने एक रास्ता निकाला, उसको कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, ये सब वर्ड्स, कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, इफेक्ट, इन सब का मतलब होता है आपको कंपोनेंट निकालना। समझ में आएगी? प्रोजेक्शन का मतलब होता है, प्रोजेक्शन यानी अगर मैं कहता यहां पे एक वेक्टर है, क्या है? वेक्टर। यहां पे कोई वेक्टर, अगर मैं ऊपर लाइट कर दूं, यहां पे पूरी लाइट कर दूं, तो इसका प्रोजेक्शन कितना पड़ेगा? कितना आएगा प्रोजेक्शन? ये होगा उसका प्रोजेक्शन। अरे हाँ या ना? इतना प्रोजेक्शन आएगा। तो इस प्रोजेक्शन को कहते हैं इस क्वांटिटी की इफेक्ट इन दिस डायरेक्शन। अरे हाँ या ना? कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी इफेक्ट कितनी आएगी। हर बार एक्स और वाई एक्सिस वो ऐसा नहीं होता है। सपोज मान लो मैं अगर कहूं मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऐसी क्वांटिटी है, सपोज ये पी वेक्टर, कौन है? पी वेक्टर, और मैंने यहाँ पे सपोज मान लो दूसरी एक क्वांटिटी दी क्यू वेक्टर, कौन सी दी? क्यू। अगर मैं कहूं P वेक्टर की Q की डायरेक्शन में कितनी इफेक्ट है, तो भी मुझे सेम चीज करनी पड़ेगी। मुझे क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट। क्या लेना पड़ेगा? आपने कंपोनेंट यानी ऐसा सोचा है सिर्फ एक्स और वाई पे होता है, एक्स और वाई पे होता नहीं, किसी भी डायरेक्शन में आप कंपोनेंट ले सकते हो। कंपोनेंट लेना यानी उसका नॉर्मल लेना। क्या लेना? नॉर्मल। मानो कि मैं ऐसा कहूं मेरे पास यहाँ पे एक क्वांटिटी है दैट इज ए वेक्टर, कौन है? ए वेक्टर, और यहां पे इस तरीके से मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है। यहां पे सपोज मान लो इस तरीके से मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है, ये y और ये कौन है? x। और अगर मैं कहूं मुझे a वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ x, इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है हेड और टेल में, हेड एंड टेल में से, बोल तो एक बार किस में से? हेड एंड टेल में से नॉर्मल लेने हैं। क्या लेने हैं? नॉर्मल। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? यहां पे नॉर्मल ले लूंगा और यहां पे भी नॉर्मल ले लूंगा। ये जो लेंथ है ना, इट्स कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ x। नहीं समझे? फिर से बोल दो, कंपोनेंट निकालना मतलब क्या लेना है? नॉर्मल। आप जब ऐसे करते थे ना, नॉर्मली आपने ऐसे कंपोनेंट की प्रैक्टिस ज्यादा करी होती है, तो ऐसे करते थे, ये तो ओरिजिन पे ही था तो यहाँ पे कुछ करने का ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ता? नॉर्मल। तो ये भाई साहब जो बना ना, ये भाई साहब उसको कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर कभी यहाँ पे हो तो ऐसे ले सकते हैं। अगर मान लो कल को मैंने ऐसा कहा कि सपोज मान लो ऐसे मेरे पास कोई क्वांटिटी है दैट इज क्यू वेक्टर, कौन है? क्यू है। और सपोज मान लो मैंने बोला कि भाई साहब आपको सपोज चलो कोई भी ले लेते हैं। अगर मैंने कहा बोलो इसमें y पे मुझे कंपोनेंट चाहिए, तो यहां से मैं क्या करूंगा? नॉर्मल लूंगा और यहां से क्या करूंगा? नॉर्मल। ये भाई साहब जो बना इट्स कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ q इन द डायरेक्शन ऑफ y। बोल तो मैंने क्या बोला लास्ट में? क्या है ये? कंपोनेंट ऑफ q इन द डायरेक्शन ऑफ y। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट निकाल सकते हो। कंपोनेंट जब भी हम बनाते हैं तब हम साइन एंड कॉस से उसकी वैल्यू भी डिफाइन करते हैं, बट थोड़ा बहुत टाइम हो गया है और आपको क्या है, ब्रेक की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, फिजिक्स से भी ज्यादा, क्योंकि ब्रेक कम मिलती है आपको, है ना। तो बाकी काम आगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में हम वेक्टर खत्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कल को। हाँ ये तो देख